तो आज की जो क्लास है, एक क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डैशबोर्ड की। जी हाँ, डैशबोर्ड। तो आप लोग बोलेंगे सर मेरी क्लासेस तो एक्सेल की चल रही थी, मेरी क्लासेस तो पावर बीआई की चल रही थी, तो फिर डैशबोर्ड। देखिए, मैंने आपको आज सैटरडे है इसलिए बुलाया एक कंबाइंड बैच में कि आपको मैं अंडरस्टैंड करा सकूं कि आखिर डैशबोर्ड क्या है। क्योंकि डैशबोर्ड आपको एक्सेल सीख रहे हैं वहां भी चाहिए, पावर बीआई सीख रहे हैं वहां भी चाहिए, या गूगल सीट सीख रहे हैं वहां भी चाहिए। ये जो बैच मेरा एक नया बैच शुरू हो रहा है, आज उसकी इंट्रो क्लास है, उसी में मैंने आपको बुलाया है, जो कि मैं करा रहा हूँ कंबाइंड डैशबोर्ड क्लास। जी हाँ, कंबाइंड डैशबोर्ड क्लास होगा, जिसमें हम डैशबोर्ड बात करेंगे एक्सेल के ऊपर, डैशबोर्ड में बात करेंगे पावर बीआई के ऊपर, डैशबोर्ड बात करेंगे गूगल सीट के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले हम बताएं कि इस क्लास कोर्स में क्या क्या किस तरह की चीजें होगी, तो चलिए कुछ सैंपल दिखाते हैं। अगर आप एक्सेल पे डैशबोर्ड बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह के डैशबोर्ड बना सकते हैं, और एक बहुत ही सिंपल तरीके से। ऐसा नहीं कि इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सिंपल तरीके से बना सकते हैं, बस थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए एक्सेल की। मैं चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत सारे शाह है, शर्मा है, वर्मा उनकी क्लासेस चल रही है जो 99 रुपए में डेटा एनालिटिक्स सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वो चैट जीपीटी के ज़्यादा यूज़ सिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या लग रहा है आपको कि आपकी कंपनी आपको चैट जीपीटी यूज़ करने देगी? आप एसेंचर में काम कर रहे हैं, आप डब्ल्यूएनएस पे काम कर रहे हैं, वहाँ की कंपनी सबसे पहले तो आपको इंटरनेट प्रोवाइड ही नहीं करेगी। जैसा मॉडल है चैट या इंटरनेट प्रोवाइड ही नहीं करेगी, तो चैट जीपीटी देने के लिए उनको इंटरनेट देना पड़ेगा। आज तक गूगल तो दिया है उन्होंने, है ही नहीं, तो चैट जीपीटी कहाँ से देंगे? दूसरी चीज़, चैट जीपीटी से आने वाली इन्फॉर्मेशन आधी 50-50 होती है, 50 सही होती है, 50 गलत होता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो चैट जीपीटी आपको गलत बता रहा है। चलिए हम टॉपिक से रखते हैं। तो इस तरह की डैशबोर्ड्स आप कैसे तैयार करेंगे जो आपके सामने दिख रहा है? तो बोलेंगे सर मैं तो पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाता हूँ, तो पावर बीआई के अंदर भी हमने लास्ट टाइम आपके साथ एक दो डैशबोर्ड बनाए थे। ठीक है, कुछ विजुअलाइजेशन तैयार किए थे। या फिर आप बोलेंगे सर मेरे कंपनी में तो गूगल सीट यूज होती है, तो गूगल सीट के अंदर भी आप अपनी डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो गूगल शीट के अंदर किस तरह से डैशबोर्ड होगी, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ड्राइव खोलते हैं और यहाँ एक मिनट प्लीज अपने म्यूट कर लें माइक को। ये दिख रहा है, इस तरह के डैशबोर्ड ये सिखाया है मैंने, आप बना सकते हैं। तो सिंपलाइज डैशबोर्ड है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो बहुत सारे अच्छे डैशबोर्ड्स भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि गैलरी में देखिए, ये रहा, दिख रहा है। इस तरह के डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं गूगल शीट पे। तो डैशबोर्ड तैयार करने से पहले सबसे पहले क्या जरूरत होता है? सबसे पहले जरूरत होती है एक स्ट्रक्चर की, जिसको हम डैशबोर्ड फॉर्मेट कहते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी हाँ, जैसे आपके सामने दिख रहा है, डैशबोर्ड ऐसे ही मैंने अभी थोड़ा रख दिया, इसकी एक पूरी प्रॉपर मैंने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है। किस तरह का स्ट्रक्चर, देखिए दिखाता हूँ। मैंने ये रहा, एक एक डैशबोर्ड स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था आपकी क्लास से पहले, ये दिख रहा है आपको। ये है डैशबोर्ड स्ट्रक्चर। डेटा आपके सामने है, अब इस डेटा पे मुझे डैशबोर्ड तैयार करनी है। तो मुझे सबसे पहले तो अपना पूरी एक फॉर्मेट तैयार करनी होगी, कैसा डैशबोर्ड मेरा दिखेगा। इस तरह से फॉर्मेट तैयार किया। अब इसके अंदर अपने फिगर, जैसे कि मुझे मान लीजिए टोटल कस्टमर चाहिए, मतलब कि मुझे यहाँ पे टोटल काउंट चाहिए कि टोटल कस्टमर हमारे हैं कितने। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक कस्टमर का आपका अ, ये रहा कस्टमर।
कस्टमर नेम और ये रही कस्टमर का आईडी। अब इसमें बहुत सारे आईडी क्या रिपीट है, जैसे देखिए ये दोनों रिपीट है, तो मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए। तो पावर बीआई में अगर है तो इजीली डिस्टिंक्ट काउंट ले सकते हैं क्या? बताया था ना, देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट के लिए क्या किया था हमने, काउंट ऑफ ऑर्डर में हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो डिस्टिंक्ट काउंट आ गया। बट एक्सेल में कैसे आया? तो एक्सेल में लाने के लिए भी हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब तक स्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मूला लगाएंगे कहाँ? जैसे मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैंने दिया काउंट ए और यहाँ पे दिया यूनिक, यूनिक, और यहाँ पे आके मैंने कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें मुझे करने यहाँ पे इसके अंदर -2 कर दिया, एक हेडिंग और एक ब्लैंक। ये आगे मेरी डिस्टिंक्ट काउंट, इसकी व्हाइट कर दी कलर, यहाँ से कलर व्हाइट कर दी और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ अगर मैं फॉर्मूला किसी अदर अनदर शीट पे आया, यहीं पे सीट पे आया और सेम फॉर्मूला मैंने बोला कि काउंट ए और यहाँ डेटा में चला गया यूनिक लगा के, तो यहाँ पे यूनिक लगाया और यूनिक में डेटा में, डेटा में आने के बाद मान लीजिए कस्टमर आईडी को लिया और हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, ये आ गया। तो इस अब देखिए फर्क देखिए कि सेम इंफॉर्मेशन 795 है, अब यहाँ पे लिख भी देते हैं कि टोटल कस्टमर, ठीक है। और ये चीज मैंने यहाँ इस पे समझाया कि टोटल कस्टमर्स और ये रहा हमारा यूनिक आईडी। तो ये ज्यादा फील कर रहा है क्या? अब बोलेंगे सर इतना अच्छा डिजाइनिंग डिजाइनिंग तो हम इस पे कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेल पे कर सकते हैं, बट पावर बीआई में कैसे करें? देखिए पावर बीआई में भी हमने इससे पहले भी जो दो तीन एग्जांपल्स मैंने बताए थे आपको, आई थिंक याद होगा, उसमें भी हमने कुछ इस तरह का बनाया था। लेकिन पावर बीआई के अंदर बैकग्राउंड और बाकी डिजाइनिंग करना थोड़ा सा टफ होता है। तो ऐसे केसेस में मैं किसकी मदद लेते हैं? हम मदद लेते हैं इसकी वॉलपेपर। जैसे मैंने, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, तो ये सेम हमने बनाने की कोशिश की थी, तो ये देखिए ग्लोबल वगैरह का सेम था, तो इसमें उतना अच्छा से नहीं बना था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा, तब जाके बनेगा। अब सेम चीज़ हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए कि जो हमने एक्सेल पे डिजाइन बनाया, अब इसी डिजाइन को थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ मैं, यहाँ से सिलेक्ट करें नीचे तक, हाँ ठीक है, यहाँ तक इसको सिलेक्ट करें, इसको कॉपी करेंगे और चले जाएंगे कहाँ पे, पेंट, और पेंट में आया और इसको मैंने सेव कर दिया बी आई बीजी के नाम से, और पीएनजी में आता हूँ और यहाँ पे जेपीजी, और हमने किसी जगह पे सेव कर दिया, पिक्चर नहीं सेव कर देता हूँ मैं। चलिए, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा बनाने की कोशिश की थी जिसके डिजाइन इतना अच्छा नहीं बना, हम क्या करेंगे इसके बगल में आएंगे और इसकी कैनवस सेटिंग में जाके कैनवस बैकग्राउंड नहीं वॉलपेपर पे आएंगे और यहाँ पिक्चर्स का ऑप्शन है, पिक्चर्स पे जाएंगे, पिक्चर्स, और बी आई बैकग्राउंड के नाम से होगा ये रहा। इसको लिया ओपन। अब इसमें प्रॉब्लम आ गई कि सही से दिख नहीं रहा, तो वॉलपेपर के अंदर यहाँ पे आते नॉर्मल है नहीं, मैं बोलता हूँ फिट होना चाहिए या फिल होना चाहिए, फिल थोड़ा सा बड़ा कर देगा, फिट सही रहेगा, फिट। अब यदि 793 आ गया, गलती से आ गया, बट यहाँ पे अपने कार्ड्स को लगाइए और रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। जैसे मुझे चाहिए टोटल ऑर्डर कितना जनरेट हुआ, इसको यहाँ रखता हूँ, टोटल ऑर्डर, और जो मेरा इनवाइस नंबर है यहाँ पे आ रहा होगा, सीआईडी इनवाइस नंबर, इसको यहाँ पे डाल दिया मैंने, काउंट डिस्टिंग कर देता हूँ मैं, और इसकी जो बैकग्राउंड है वो लेवल हटा दिया,
यहाँ से इसकी आइकन हटा दिया, इफेक्ट में इसको ऑफ कर दिया बैकग्राउंड, और इसकी जो वैल्यू कलर है वो उसको वाइट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर एक डिजाइन तैयार की जा सके आपके पावर बीआई या एक्सेल के ऊपर। एक्सेल में भी बहुत सारी चीजें हम बाहर से लेते हैं। तो कोई भी रिपोर्ट्स, कोई भी डैशबोर्ड बनाने से पहले हमें जरूरत पड़ती है उसकी स्ट्रक्चर की। ठीक है, जब तक उसकी स्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे तब तक आपका डैशबोर्ड सही तरीके से नहीं बने। अब स्ट्रक्चर तैयार करने में आपकी सहायता इंटरनेट कर सकता है, या फिर इन एक्सेल के अंदर ही बहुत सारे जो आर्ट्स वगैरह है वो कर सकता है। ये सारा आर्ट्स वगैरह लिया गया है। अब बोलेंगे सर कैसे लिया? सिंपल है, ये देखिए, ये बैकग्राउंड हमने ले लिया, ये रहा बैकग्राउंड, इसको ले लिया यहाँ से। इस पे हमने वर्ड आर्ट लगा दिया, ये पिक्चर्स है, ये भी पिक्चर्स हैं, ये इसके अंदर आइकन्स है, बस इसी तरह से लिया। तो स्ट्रक्चर इन इम्पोर्टेंट। तो किसी पहले तो आपको किसी, जब भी कोई डेटा पे आप करना चाहते, चाहे पावर बीआई में कर रहे हो, चाहे एक्सेल में कर रहे हो, या गूगल सीट में कर रहे हो, तीनों पे सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है डेटा। क्यों? देखिए, दो चीजें होती है। एक, जो कि आपको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए मिलता है, वो बना बनाया होता है ऑफिस के अंदर में, जैसे आपको उसके अंदर डेटा फिल करने होते हैं और इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं। मोस्टली आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपकी मोस्टली रिपोर्ट क्या होती है कि आपकी फॉर्मेट बना हुआ है, आपने क्या किया, करेंट डेटा डाला, उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर आपने फीड कर दिया, इन्फॉर्मेशन फीड हो गया, अब उसके बाद आपका रिपोर्ट तैयार हो गया। तो ये तो होती है जब आप रिपोर्ट बना लेते तब। लेकिन मान लीजिए कोई नई डेटा आया, उस पर आपको एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट बना के देना है फर्स्ट टाइम, तो वहां पे पंगा उठता है। जो रिपोर्ट आप डेली बना रहे हो वो तो उसका फॉर्मेट बना हुआ है। बहुत ज्यादा कर सकते हो कि कुछ प्रोग्रामिंग वोग्रामिंग या कुछ फॉर्मूले एडवांस वगैरह लगा के उसको ऑटोमेट कर दोगे, ताकि जो आप मैनुअल कॉपी पेस्ट वगैरह करते हो वो करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन तब क्या प्रॉब्लम होगी, जब आपके पास बिल्कुल नया, न्यू, बिल्कुल न्यू डेटा आएगा और आपको बताया जाएगा कि मुझे इसकी कंपेयरिंग रिपोर्ट बनानी है। जैसे आपके सामने डेटा दिख रहा है, मुझे इसकी कंपेयरिंग रिपोर्ट चाहिए। अब यार मैं उसको एक्सेल पे बनाऊं, गूगल शीट पे बनाऊं, पावर में बनाऊं, ये मैटर नहीं करता है। मैं ये मैटर यहाँ पे नहीं, प्लेटफॉर्म यहाँ पे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हाउ कैन, कि कंपेयरिंग रिपोर्ट सबसे पहले पता होना है कि आप जो रिपोर्ट बना रहे हो वो होता है। जैसे कंपेयरिंग रिपोर्ट क्या हुआ, कि आपको कंपेयर करना। एक होता है कंपेयरिंग रिपोर्ट में कई सारे पार्ट है। जैसे कंपेयरिंग रिपोर्ट में आता है आपका कि आपको पीरियड कंपेयरिंग करना है, मतलब कि सेल्स की जो पीरियड है उसको कंपेयर करना। जैसे अभी मान लो कि आज की सेल 2024 है, तो मैं एक बार देखा डेटा देख लेता हूँ इसमें 2024 का डेटा है या नहीं, तो मुझे डेट चेंज करना पड़ेगा। तो इसको फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर लगा के हम चेक कर लेते हैं, इसमें 2024 नहीं, 2022 तक ही है। तो ये रहा डेट, 2022 तक की है। एक काम करता हूँ, 2021 और 22 का डेटा है इसमें ना, 19, 20, 21, 22। तो मैं 21, 22 को 23, 24 कर देता हूँ। ये करंट डेटा नहीं है, वो पिछले साल का डेटा है। कंट्रोल एच किया, यहाँ पे मैं लिखा 2021, 2021 को मैंने कर दिया 2022, 23 हो, 23 रिप्लेस हो, ओके। एंड 2022 को 2024। अब कंपेयरिंग रिपोर्ट क्या हो, अब मुझे कंपेयर करने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आज का डेट, मैं तो ऐसे रखता हूँ कि मैं यहाँ पे आज का डेट लिया, मुझे आज की डेट की सेल चाहिए कि आज की डेट की सेल कितनी है। तो आज की डेट के सेल के लिए अब यहाँ पे हमने लिख दिया टुडे। तो उसके लिए यहाँ हम सम इफ का फॉर्मूला सिंपली जो आप लोग लगाते हैं वो लगा सकते हैं, फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, सम एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पावर बीआई यूज कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे डेटा में गया और
इसको लिया, यहाँ पे टुडे, और यहाँ पे हमने अपना सेल सेलेक्ट कर, ये आ गई आज की सेल। अब मुझे चाहिए स्टरडे की सेल, स्टरडे की सेल चाहिए। तो सेम फॉर्मूला लगा, इसमें हम टुडे -1 कर दें। अब मुझे टुडे -1, ओ सॉरी, यहाँ बढ़ गया क्या? नहीं, ओके, टुडे -1 स्टरडे आ रहा। हाँ, हो सकता नहीं हो, आज का डेट ना हो, इसलिए एक काम करता हूँ मैं, 19 तारीख का डेट डाल देता हूँ यहाँ। उसके बाद ये तो हो गया 2 दिन की कंपेयरिंग। अब आज तारीख कौन सी है? आज तारीख है 20। तो मुझे इससे 7 दिन पहले, माने सैटरडे है, तो पिछले सैटरडे का जो सेल था, लास्ट सैटरडे, उसका सेल चाहिए। फिर पिछले महीने का जो 20 तारीख था, उसका सेल चाहिए। पिछले महीने के 19 तारीख का सेल चाहिए। पिछले महीने के लास्ट में जो 20 से पहले का सैटरडे, उसका सेल चाहिए। देन सेम पिछले क्वार्टर, देन सेम पिछले ईयर। अब बोलेंगे इससे क्या फायदा हो? सबसे पहले जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, तो हमें जानना होता है जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कल सेल हमारी 100 थी, आज सेल हमारा 150 हो, तो अचानक 50 का हाइक मिला। अब 50 जो हाइक आया, ये जैनमन है या कोई अलग रीजन है, इसको चेक करना हो। तो कैसे पता चलेगा? कि पहले आप देखेंगे कल के सेल के आज के सेल में 50 का हाइक है। अच्छा, पिछले हफ्ते क्या सेल थी? तो पिछले हफ्ते 110 थी। ओके, पिछले महीने की सेम 20 तारीख को क्या सेल थी? तो उस दिन जो था 149 थी। ओके, पिछले साल कितने थी? तो 155 था। तो इससे समझ में आता है कि 20 तारीख जो सैटरडे पड़ता है, उसमें मेरा सेल हाइक होता है, क्योंकि उस दिन हमारा सेल सीजनल सेल है, तो कोई खास बढ़ा नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर सेल नीचे जा रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है। सेल अगर ऊपर जा रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है। क्यों? अगर किसी सेल को ऊपर जा रहा है, तो रीजन पता होना चाहिए, ताकि उस रीजन को बरकरार रखे। सेल नीचे जा रहा है, तो मुझे वो लॉस पॉइंट चाहिए, कहाँ लॉस हो रहा है, ताकि उसको इम्प्रूव कर सके। तो रिपोर्ट्स होते हैं, डेटा एनालिटिक्स के रिपोर्ट होते हैं, जिसको हम लोग एमआईएस करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके जरिए जो हम विजुअलाइजेशन तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। अब ये विजुअलाइजेशन आप एक्सेल पे तैयार कर सकते हैं, आप पावर बीआई पे तैयार कर सकते हैं, या फिर आप तैयार कर सकते हैं गूगल सीट पे। तो आपकी कंपनी कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, उस पर डिपेंड कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है, सर मेरी कंपनी तो गूगल सीट यूज नहीं करती है, तो रहने दीजिए, गूगल सीट का हैक नहीं। ये गलत बात। अब इंडिया के साथ वार चल रहा है, इंडिया किसी कंट्री के साथ वार कर रहा है? नहीं कर रहा है, फिर भी अपने आर्म्स, अपने मिलिटेंट्स, अपने फाइटर जेट, अपने मिसाइल्स प्रिपेयर रख रहा है। पता नहीं कब जंग छिड़ जाए। उसी तरीके से आपकी कंपनी में हो सकता है कि अभी आपके पास चीजें नहीं हो, बट इन फ्यूचर में हो सकता है कंपनी सडनली गूगल सीट पे शिफ्ट हो जाए, या फिर किसी और कंपनी से आपको एक ऐसा ऑफर आ जाए, जो कि गूगल सीट यूज कर रही है, जो कि एक्सेल यूज कर रही है, जो कि पावर पे यूज कर रही है। दैट टाइम आप मिस कर जाएंगे अपनी अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि वो चीज आपके पास है, और ये चीजें सडनली सीखने वाली चीजें नहीं है। आप बोलेंगे सर जब रिक्वायरमेंट आएगी तो सीख लें, तो उस समय हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो, आप किसी और चीज में व्यस्त हो, या सडनली आपको जरूरत पड़ जाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और तीनों जो है ना, आपस में कंबाइंड। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जैसे कि मोस्टली फॉर्मूले, अब मान लीजिए कि मुझे अगर इसमें लेन का फॉर्मूला चाहिए, तो लेन का फॉर्मूला गूगल सीट पे भी है, एक्सेल पे भी है, पावर पे भी है। तो मोस्टली फीचर, मोस्टली चार्ट, मोस्टली चीजें आपके जो पावर बीआई पे है, वही आपका एक्सेल पे है, वही आपका गूगल सीट पे है। तीनों को अगर कंबाइंड सीखते हैं, तो आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि तीनों में मान लीजिए 60% फॉर्मूले सिमिलर है,
तो 60 में सम फॉर्मूले को आपको एक बार ही सीखना होगा ना, बार-बार नहीं सीखना होगा ना इसलिए, ठीक है? तो चलिए हम आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्ट्रक्चर, कि हम किसी डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करें। हम वन बाय वन तीनों एप्लीकेशन में करके दिखाएँगे। तो सबसे पहले पहले आप ये डिसाइड करें कि आप रिपोर्ट जो बनाने वाले हैं उसका डेटा क्या है, ठीक है? देन डेटा के ऊपर डेटा समझ में आ गया, देन समझना होता है कि हम रिपोर्ट बनाएँगे कैसे, राइट? तो कुछ लोग जो है पेन पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं कि मुझे इस तरह का चाहिए, लेकिन शुरुआती दौर में मैं आपको पेन पेपर यूज़ करने के लिए नहीं दूँगा। शुरुआती में आप यूज़ कीजिए गूगल का इमेज। तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए डैशबोर्ड और इसके बाद इमेज पे आइए। अब इमेज के अंदर में यहाँ आपको बहुत सारे डैशबोर्ड्स मिलेंगे। अब आप देखिए कि आपके डेटा पे कौन-सा डैशबोर्ड फिट बैठने वाला है। जैसे मान लीजिए कि मैं ए डैशबोर्ड एक पर्टिकुलर प्रोफाइल डैशबोर्ड है, मुझे ए डैशबोर्ड तैयार करना है, ठीक है? अब इसकी इमेज को कॉपी कर लें, कॉपी करके आप एक्सेल की किसी दूसरे शीट पे रखें और देखें कि इसके अंदर क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो मुझे बाहर इस तरह का ग्रे कलर का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है? क्या चाहिए? ग्रे कलर का बैकग्राउंड चाहिए। तो मैंने क्या किया कि एक संभावित एरिया जितना दूर में मेरा बन सकता है रिपोर्ट, वो एरिया को मैंने लिया। तो ज़्यादा ले लीजिए, बाद में कम किया जा सकता है। इसको मैंने कर दिया, जो कलर बैकग्राउंड कलर है, उस कलर को यहाँ से, जैसे ये कलर। अब यहाँ तो ये कलर था, वही कलर था। अब कुछ तरह से कलर मैच नहीं कर रहा है, कलर कुछ और होना चाहिए था। अब मुझे कलर समझ में नहीं आया, सेम कलर चाहिए। कैसे करेंगे इसको? तो ऐसे केसेस के लिए आपका पेंट आपको सहायता दे देगा। तो पेंट पे आप जाएँ, पेस्ट कर दें, यहाँ पे एक आता है कलर पिकर, दिख रहा होगा, ठीक है? कलर पिकर लीजिए और इसको पिक कीजिए। पिक करते ही कलर यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हाँ, इसके बाद इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये आपको यहाँ इसकी आरजीबी बता देगा। तो आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू, जैसे कि 215, 212, 222, लाल, हरा, नीला, मैं हिंदी में है, ठीक है? तो ये आपको 3 अलग-अलग कलर आपको दे दिया। देन मैं यहाँ पे डेटा पे आऊँगा, जो एरिया जो सिलेक्ट कर रखा है वहाँ पे, और यहाँ भी आप जाइएगा तो आरजीबी कलर यहाँ दिखेंगे। तो यहाँ पे कस्टम पे आइए, ये रहा। यहाँ पे क्या है? 215, 212 और 222, सही है ना? नहीं, 205 है, 15 नहीं है। तो 205, 212, 222। ओके, इस तरह से भी कलर आप ले सकते हैं। एक हमने बैकग्राउंड डिसाइड, उसके बाद यहाँ पे जो रिपोर्ट बनी है, एक तो ब्लू कलर का शेड है जहां पे इंफॉर्मेशन होगी, हाइपरलिंक्स होंगे, और तीसरा जो है हमारा रिपोर्ट एरिया जिसपे मेरे रिपोर्ट्स तैयार। तो मैं यहाँ इसको एरिया है तो ये 3 कॉलम्स काफी रहेंगे, तो डेटा में आता हूँ और यहाँ बीच से ही 3 कॉलम ले लेता हूँ और नीचे तक एक संभावित एरिया तक गया, और इसकी कलर हमने कर दिया यहाँ से ब्लू। ब्लू है। इसमें भी आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा कलर है, तो वही सेम चीज कि आप यहाँ कलर पिकर पे आए, कलर को पिक कर ले। अगर आप, हालांकि जरूरी नहीं कि जैसे वैसा नकल कर लो, लेकिन हाँ सही रहेगा कि 24, 67, 101। अगर आपको फील लेना है कि ऐसा ही बनना चाहिए तो कर सकते हैं। हालांकि मैं सलाह नहीं दूंगा इसे करने की, बहुत टाइम ज़्यादा लॉस होता है इसमें। इसमें क्या है? 24, 67, 101, 24, 67, 101, ठीक है। एंड अब इसमें आया तो इसको आप नॉर्मली कलर भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये कलर करना। और इसको लेते हैं हम यहाँ से, एक एरिया सेलेक्ट करते हैं जितने में मैं अपना रिपोर्ट तैयार करूँ, ठीक है। और इस पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ अपनी ये वाला, ठीक है, ओके।
अब इसमें भी मेरे ये 4 सेक्शंस हैं, दिख रहे हैं? 4 सेक्शंस हैं ऊपर के, जिसमें हम अपने टोटल हाइलाइट डेटा का रखेंगे। उससे पहले यहाँ अपना अपना ये दे सकते हैं कि भई जो डैशबोर्ड है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ दे दिया सेल्स डैशबोर्ड, और इसको मैंने साइड में दे दिया, अप में दे दिया और थोड़ा-सा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे एक लाइन छोड़ते हैं। यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा एरिया कैप्चर करना है तो छोटा कर दीजिए। अब ये 4 सेक्शन, 4 सेक्शन एक स्क्वायर में होना चाहिए। तो इतना एरिया सही है स्क्वायर के लिए। और इसकी बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ व्हाइट फिलहाल। और व्हाइट कलर के साथ-साथ अगर मैं इसमें अगर बॉर्डर दे दूँ तो और अच्छा दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क ग्रे बॉर्डर दे देता हूँ। ये वाला मोटा वाला बॉर्डर सही रहेगा। बेटर दिख रहा है? अब ये मेरे 4 सेक्शंस में हो गए। तो ये इसको यहाँ पे गैप करूँगा, यहाँ डालूँगा, इसको गैप करूँगा, यहाँ डालूँगा, यहाँ गैप करूँगा, इसको यहाँ। बीच के सेक्शन को आप चाहो तो छोटा-बड़ा कर सकते हैं। ये हो गया, जिसमें मेरे टोटल हाइलाइट्स आएँ। ठीक है? अब यहाँ इस पे आ गया 4 सेक्शन, और इसमें 2 जो सेक्शन जो है चार्ट्स के लिए, और 1 सेक्शन मेरे टोटल इसके लिए है। तो इसको भी आप चाहो तो यहाँ पे बाँट सकते हैं। इसकी कलर भी व्हाइट कर देता हूँ, और सेम एक लाइन छोड़ता हूँ, इसकी कलर भी मैं व्हाइट कर देता हूँ। एंड इसको छोड़ के यहाँ पे एरिया लेता हूँ, नहीं ये ले सकते हैं, और यहाँ पे इसको मैं कलर कर देता हूँ बॉल। अब इसकी कलर थोड़ी सी, ये थोड़ा सा साइज में छोटा होना चाहिए। अब ऐसा होने से ये दिक्कत होगी, तो फिर इसको आ, हम इस पे कॉपी करते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, बीच वाला बॉर्डर हटा दीजिए, साइड वाला बॉर्डर लगा, जब ऊपर का बॉर्डर हट गया तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल। ठीक है, तो ये तैयार हो गया स्ट्रक्चर। क्या तैयार हो गया? स्ट्रक्चर। अब बोलेंगे सर यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं कि नीचे थोड़ा सा लाइट है, शैडो है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो बनाई गई है वो एक्सेल पे नहीं, फोटोशॉप पे बनाई गई है। और फोटोशॉप पे बनाने के कारण इस तरह का इफेक्ट दिया जा सकता है। बट यहाँ हम कैसे इफेक्ट, यहाँ इफेक्ट कैसे दें? तो अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा इफेक्ट हो, तो जरूरी नहीं कि सेम लगाए, अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करके मान लीजिए इसको मैंने मर्ज कर दिया, देन गो टू फॉर्मेट सेल, यहाँ पे आता है फिल इफेक्ट, और यहाँ पे आता है फिल इफेक्ट के अंदर आप यहाँ जैसे कि कलर है तो मैं यहाँ पे ग्रे ले लेता हूँ, ये वाली कलर थोड़ा सा लाइट, हाँ ये व्हाइट सही रहेगा। ये वाली ऊपर वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा लग रहा है क्या? डबल मर्ज कर देंगे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, लेकिन डबल पे दिक्कत हो जाएगा। सही है, इतना ही सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या तैयार हो गया? स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब बाकी जो काम है जैसे कि इस पे आइकन डालना, नेम हाइपरलिंक डालना, और बाकी अभी क्या है, हाइपरलिंक क्या है, जैसे होम पे हो गया, फाइल मैसेज, अलग अलग चीजें हैं, सारे यहाँ पे दिखाती है। ये यहाँ पे डेटा डालना, चार्ज डालना। अब यहाँ से शुरू हो, यहाँ पे अपने टोटल्स डालेंगे,
यहाँ पे चार्ट्स होगा, यहाँ चार्ट्स होगा, यहाँ पे शेयरिंग चार्ट्स होगी, यहाँ पे हाइपरलिंक्स होंगे जो कि दूसरे रिपोर्ट से कनेक्टेड हो। अब जरूरी नहीं है कि आप जब भी आप कोई डैशबोर्ड तैयार करें, वो डैशबोर्ड एक सिंगल पेज का हो। हम डैशबोर्ड कई पेजेस के भी बनाते हैं और उस पे हमारी हाइपरलिंक होती है जो यहाँ से वहां जाते हैं। और ये सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। कहाँ पे? पावर बीआई पे। जब पावर बीआई आप तैयार करें तो यहाँ भी आपको स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आपको कैनवस बैकग्राउंड का सेटिंग चूज करना है। तो कैनवस बैकग्राउंड के अंदर यहाँ आपके सामने कलर सिस्टम है। मोर कलर इफेक्ट पे जाइए। यहाँ भी आपके सामने आरजीबी मेथड है। 222। ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके नो, अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भरा हुआ है, इसको कम कर दीजिए, आ जाएगा बैकग्राउंड। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ, बोलिए कुछ बोल रहे हैं सर? अब यहाँ पे ये हो गया बैकग्राउंड आपका। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि एक ये वाला चाहिए, इधर वाला चाहिए। तो यहाँ इंसर्ट के अंदर में आपके सामने सैप्स होते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने इस सैप्स को लिया और इसको यहाँ पे लिया और इसकी पोजीशंस को मैंने यहाँ तक कर दिया। ठीक है। आप इसकी भी कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे पेंट में कौन सा कलर था? डार्क ब्लू था ना? हाँ, नहीं मैं कलर नेम से थोड़ा सा नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ इसके आरजीबी 24 67 101। तो मैं इसकी इसमें आता हूँ शैप्स के अंदर, इफेक्ट नहीं, इफेक्ट प्लीज म्यूट कर लें जय मिश्रा जी। जब कुछ पूछना होता है म्यूट कीजिएगा, बैकग्राउंड शोर आ रहा है। तो यहाँ मोर कलर, मोर कलर पे यहाँ पे अपनी जो कलर है वो डाल सकते हैं, जो कि ये मैं भूल गया क्या था, 24 67 101। यहाँ पे या हेक्सा कलर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 24 67 हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और ले रहा हूँ सैश सैप। इसको ये दोनों आपस में मैच करा दूंगा और इसको आगे करता हूँ। इसकी जो सेम स्टाइल में इसकी जो कलर है वो मैं यहाँ से ग्रे वाली कलर ले लूँ। इसको यहाँ शैडो ग्लो है ना, नीचे से ग्लो करवा दीजिए, शैडो दिलवा दीजिए। तो इस तरह से ग्लो और शैडो भी इसके अंदर आ जाए। शैडो की कलर जो है, यहाँ पे शैडो का कलर जो है ये क्या होना चाहिए, कितना परसेंट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसे से हम यहाँ पे ग्लो का जो कलर है वो कितना होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं आप यहाँ। आप बोलेंगे से जो बॉक्सेज है, तो बॉक्सेज यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी विजुअलाइजेशन में जब आप जाइएगा यहाँ पे, तो यहीं पे आपको एक कार्ड होगा, क्योंकि यहाँ जैसे कि यहाँ पे जो टोटलिंग वगैरह दिया हुआ है, ये टोटलिंग वगैरह जो अभी यहाँ पे दिया हुआ है, टोटलिंग वगैरह को डालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे अपना कार्ड। तो कार्ड क्यों, कार्ड को ही फॉर्मेट कर लीजिए व्हाइट कलर से, बैकग्राउंड व्हाइट बोल तो व्हाइट होता ही है, व्हाइट कलर से कर लीजिए। ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा है तो इसको सेंड टू, अब यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए, राइट क्लिक, ग्रुप। एंड उसके बाद इसको, हाँ ग्रुप हो गया। अब इसको यहाँ पे कर दीजिए, बैकग्राउंड में सेंड कर दीजिए, सेंड टू बैकवर्ड। अब इसके बाद जो भी रखेंगे वो पीछे से नहीं दिखेगा। एक मिनट, इसको विंग फ्रंट, ओके। इसकी कॉपी भी कर सकते हैं, ये अलग अलग करके रख सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर, जब तक स्ट्रक्चर को तैयार नहीं करेंगे तब तक आपका यूज नहीं।
अब स्ट्रक्चर अगर आप गूगल में इसमें गूगल से भी सेम एक्सेल की तरह होता है। अगर आप मान लीजिए एक्सेल में स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको आनी चाहिए समझ किसकी? समझ होनी चाहिए सैप्स की। जो इंसर्ट के अंदर हमारे पास जो सैप्स होते हैं, इन सैप्स की होनी चाहिए। बोलेंगे ये कैसे होनी चाहिए? अब जैसे कि एग्जांपल में ये देखिए, आपके सामने मैंने ये जो सैप है ये ले रखा है। दिख रहा है सर? अब इस तरह का सैप आपको मिलेगा यहाँ पे, इसमें तो नहीं है। और ये सैप है, इसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं। पिक्चर होता है कुछ टाइप नहीं कर पाते, बट इसमें हम टाइप कर पा रहे हैं। तो पिक्चर्स नहीं डाल सकते, क्योंकि पिक्चर डालेंगे तो फिर यहाँ जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, यहाँ पे व्हाइट दिखेगा, तो प्रॉब्लम होगी। तो सैप्स की समझ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम सैप्स में जाते हैं, तो जैसे मैंने इसको ले लिया, इसको ड्रैग किया अपने हिसाब से। इसकी बैकग्राउंड बॉर्डर शोल्डर आप यहाँ से अपना हिसाब से चेंज कर, जैसे नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब इसमें एक होता है एडिट पॉइंट्स, जो कि मैं बताऊंगा एक क्लासेस में। अब इस एडिट पॉइंट्स को लेके अगर आप इसको इस तरह से, हो गया, हो गया ना सर? तो सैप्स की एक अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। देन आपको इसमें आना चाहिए एक अच्छा खासा फॉर्मूला, इसमें भी और पावर बीआई में। पावर बीआई में फॉर्मूला भी आना चाहिए। बोलेंगे सर पावर बीआई फॉर्मूला तो रखने से अपने आप टोटल हो जाता है। रखने से सिर्फ टोटल, क्योंकि नॉर्मल टोटल कर रहे हो ना। जब आप एक अच्छा खासा टोटलिंग वगैरह अप्लाई करोगे तो वहां आपको चाहिए हो। जी हाँ। जैसे मुझे यहाँ पे क्या है, आपका कस्टमर है, यहाँ पे आपका क्या है, ऑर्डर्स है, ये आपका टोटल क्वांटिटी। अब मुझे ये पता करना है कि एवरेज एक ऑर्डर पे कितनी क्वांटिटी आई, अच्छा एक कस्टमर पे कितनी क्वांटिटी आई। तो अब यहाँ पे एवरेज अगर इसका निकालेंगे तो इसका एवरेज देगा ना। मुझे कस्टमर के हिसाब से चाहिए, कस्टमर इसका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो उस केस में हम यहाँ पे मेजर्स पे जाके फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, जो कि यहाँ पे अगर हम करें कि एवीजी, और यहाँ पे सम ऑफ सम अकाउंट होगा ना, काउंट डिस्टिंग, काउंट डिस्टिंग क्या, कस्टमर, क्या है, CID डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटी। अब ये बना, अब इसको आपको कहीं पे सेटल करना है, यहाँ पे काट लीजिए। तो हमने एक कैलकुलेशन की, तो इसमें सिंपल हमने फॉर्म ये लिया, क्या बोलते हैं, सम का फॉर्मूला लिया और डिवाइड किया। लेकिन क्या होगा, ये सम ऑफ प्रॉफिट डाल दिया, एवरेज होगा ना ऊपर, 0.002 का एवरेज है, एक कस्टमर इतना का सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें तो मैंने यहां से की। लेकिन इस तरह सिंपल कैलकुलेशन नहीं होंगे, डेटा के अंदर आपके कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो। और उस कैलकुलेशन को चाहेंगे कि पावर बी में लाने से पहले मैं एक्सेल पे कैलकुलेट करूं, तो हर बार डेटा एक्सेल से कनेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड हो, आपके सर्वर से कनेक्टेड हो, एसक्यूएल से कनेक्टेड हो। अब एसक्यूएल के अंदर कैलकुलेशन करने का आपके पास परमिशंस ना हो, क्योंकि डेटाबेस की परमिशन थोड़ी मिल जाएगी। किसी वेबसाइट के वेब पेज से आप लेके आ रहे हो, तो वेबसाइट के वेब पेज पे थोड़ी कैलकुलेशन आप कर दोगे, वहां तक कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप, राइट? तो फॉर्मूला भी अच्छी सर खासी, बोलिए। सर एक्सेल में ही हम लोग फॉर्मूला लगा के उसको लिंक कर सकते हैं डैशबोर्ड में। हाँ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि पावर बीआई पे हमेशा आपको एक्सेल से डेटा नहीं ना मिलेगा। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ, अब जैसे हम पावर बिल्डर में गए, वहां से इंपोर्ट किया ना हम लोगों ने शीट। हम्म। तो वहां से सम टोटल और ये सपोज सेल, सेल मैंने किया, इसमें से इतना प्रॉफिट हुआ, तो मुझे डैशबोर्ड पे सेल और प्रॉफिट ही चाहिए बस। तो वो फॉर्मूला मैं डैशबोर्ड पे लिंक कर सकता हूँ सर, सिर्फ फॉर्मूला वहां से लेके। हाँ, जो एक्सेल के फॉर्मूले, जो एक्सेल के डेटा होते हैं यहाँ पे आ ही जाएगा, जो एक्सेल कैलकुलेशन हो यहाँ अपडेट होगा। देखो क्वांटिटी, प्रॉफिट
मुझे सिर्फ डैशबोर्ड पे चाहिए, तो ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है एक्सेल में, हम्म। उसी को उठा के हम लोग डैशबोर्ड में फ्रंट पे ले लेंगे, वो भी सही रहेगा ना सर? नहीं सर, ऐसे थोड़ी होगा। अब एक्सेल का बना हुआ डैशबोर्ड थोड़ी इस पे आ जाएगा। एक्सेल का डेटा आ एक्सेल सकता है। मैंने समझ, एक्सेल का जो एक्सेल डेटा, एक्सेल का डेटा आएगा, एक्सेल पे लगी हुई जो फॉर्मूले और सीट भी थोड़ी यहाँ पे आएगी। वही वही फॉर्मूला हम लोग लिंक नहीं कर सकते सर नहीं, इसमें डैशबोर्ड में? नहीं, नहीं कर सकते। एक्सेल सिर्फ डेटा लेके आएगा, उसके अंदर क्या कंपोनेंट लगा है कोई दिक्कत है, वो सिर्फ डेटा लेके आएगा, रो एंड कॉलम का। ठीक है। अच्छा, मतलब सम ऑफ द क्वांटिटी वर्सेस जी। सम ऑफ द प्रॉफिट, हाँ जी। ये डैशबोर्ड पे नहीं आएगा? नहीं, आपको खुद से मैनुअली लगाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, अगर आपने डेटा में लगा दिया हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ लगाया हुआ है, तो वो आ जाएगा। देखिए, सिंपल से बात समझ लीजिए कुलदीप जी, हम पावर बीआई के अंदर में किसी भी प्लेटफॉर्म से जस्ट डेटा लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? डेटा। डेटा के अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं। एबीसीडी, ये एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? और सर मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर बीआई में इसे वो डायरेक्ट का फॉर्मूला तो दे सकते हैं उससे? जी हाँ, बिल्कुल कर पावर सकते हो, क्योंकि बीआई अपन के, में मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि एक्सेल से कैलकुलेशन, सिर्फ एक्सेल सिर्फ डेटा आएगा, बाकी कैलकुलेशन आपको पावर बीआई के अंदर करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाया। बात समझ में आया? जो कैलकुलेशंस हम एक्सेल में करते हैं वो कैलकुलेशन हम पावर बीआई में कर सकते हैं। जी हाँ, वही तो बता वो रहा हूँ। मैंने डेटा के पहले तो बताया कि 60% आपके जो एक्सेल के फॉर्मूले हैं वो पावर बीआई में अवेलेबल है। वहां पे सम इफ है तो यहाँ पे सम एक्स हो जी जाएगा हाँ, कि सम एक्स हो जाएगा। इस डेटा से, हाँ, डेटा में कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होगी पावर बीआई हाँ, देखिए और भी बहुत फायदे हैं। पावर बीआई में और भी फायदे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके पास डेटा है ना यहाँ पे, राइट? डेटा दिखा। अब ये डेटा है, मान लीजिए कि मुझे इसमें रीजन है, राइट? तो मुझे यहाँ पे रीजन का टोटल, मान लीजिए जोन का टोटल चाहिए, तो मान लीजिए साउथ है हमारा। ठीक है। तो साउथ का टोटल हमारा हो। अब साउथ के टोटल के लिए आपको यहाँ पे सम इफ या पिवट लगाना होगा, राइट? काउंट किन पे लगा? काउंट। काउंट तो काउंट करेगा उसकी टोटल लेने के लिए, मान लीजिए सम करना है तो सम इफ अच्छा, करना पड़ेगा। सब। अब पावर बीआई में क्या है कि ये चीज आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक नया सीट लेता हूँ, ये सीट ले चुका हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टेबल ले लिया, टेबल लिया। अब टेबल के अंदर में दो चीजें होगी। एक तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया, कहाँ गया रीजन, इसमें रीजन नहीं, स्टोर मान लीजिए, स्टोर रख दिया, राइट? स्टोरी रीजन है। और इसके अंदर मान लीजिए अपनी क्वांटिटी रख दी, राइट? तो ये जो क्वांटिटी आया सिर्फ दिल्ली का टोटल, राइट? हम्म। अब मान लीजिए कि मुझे क्वांटिटी नहीं, मेरा खुद का कैलकुलेशन है कि मेरी जो है ना, मैं यहाँ पे ये निकालना चाहता हूँ कि पर क्वांटिटी हमें 30 रुपए की डिलीवरी चार्ज लगा है, तो मुझे टोटल डिलीवरी चार्ज चाहिए। तो ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे मेजर्स पे गए और यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ पे DIL के नाम से डिलीवरी चार्ज, यहीं पे कर दिया मैंने सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी ले लिया और यहीं पे मैंने 3 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया, या 30 रुपए से मल्टीप्लाई कर। तो अब यहाँ पे दो चीज देखिए। अब मैं यहाँ अगर मेजर्स में देता हूँ, ये जो आपका ये कार्ड है, अगर कार्ड पे इसको रखा तो ये पूरा ओवरऑल दिखाया कि हमारी डिलीवरी चार्ज कितनी लगी है। ठीक है, 2 मिलियन का डिलीवरी चार्ज लगा है टोटल। लेकिन जब तो इसी, रीजन वाइज नहीं? हाँ, इसी को अगर मैं इसी डिलीवरी को मैंने रख दिया अपने टेबल में, तो यहाँ आपको रीजन बाय मतलब कि स्टोर बाय दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे रीजन। सम इफ सम एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसी के अकॉर्डिंग इसने कैलकुलेट करके दे दिया। सर रीजन वाइज नहीं कर सकते? किया तो मैं रीजन बाय, ऑटोमेटिक हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं दिख रहा है दिल्ली के आगे दिल्ली का सेल आया, 2 मिलियन सेल थोड़ी आया है। सबको अलग अलग सेल दिया है ना, सबको अलग अलग डिलीवरी चार्जेस दिए ना। अच्छा। लेकिन मान लीजिए कि और मुझे पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए कि नहीं मुझे यहाँ पे अपने एक पर्टिकुलर का दिखाना है सिर्फ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एसओ है, सेल्स ऑफिसर है ना यहाँ पे डेटा में,
तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर टीना ने टोटल क्वांटिटी कितना सेल किया या कितना प्रॉफिट सेल किया या कितना रेवेन्यू लिया है। मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ। मुझे सिर्फ वही एक टीना का दिखाना है, ओवरऑल नहीं दिखाना है मुझे, ना कि सबका दिखाना है। देन हम यहाँ पे एक अलग से फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिया टीना अंडरस्कोर, सॉरी, टीना अंडरस्कोर क्वांटिटी TQI, और यहाँ पे हम कर देंगे कैलकुलेट करो। कैलकुलेट, अब कैलकुलेट में क्या करना है, सम करना है। किसका सम करना है, तो क्वांटिटी का करना है। अब इसके अंदर देखिए सम इफ्स की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे अपने कंडीशन दे दीजिए, तो कंडीशन में मैंने बोल दिया कि एसओ जो है वो इक्वल टू टीना होगा। समझे? अब इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें कार्ड चाहिए, क्योंकि मैं कार्ड पे ही प्रेजेंट कर सकता हूँ सिंगल वैल्यू को। है समझ में? टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीना या क्वांटिटी सिर्फ दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ फॉर्मूला जस्ट टीना को कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन इसी को अगर मैं सम करके, जो हमने यहाँ पे मान लीजिए जो हमने डेरिवेटिव निकाला था, इसमें हमने क्या किया था, सिर्फ सम करके मल्टीप्लाई किया था। अब इसको अगर मैं सिंगल कार्ड में रखूंगा तो ओवरऑल दिखाएगा, जब इसको टेबल में रखूंगा तो फिर वो टेबल के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग सम इफ की जैसा बिहेव करेगा। और ये सेम चीज हम अपने इसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि डैशबोर्ड बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए आपको, चाहे वो पावर बीआई बनाए, गूगल शीट में बनाए, या फिर आप बना रहे हैं किसमें, एक्सेल। एक्सेल में। पहली चाहिए आपकी गजब की फॉर्मेटिंग नॉलेज, ताकि इस तरह की फॉर्मेटिंग आप तैयार कर सकें। गर्ल्स है तो गर्ल्स इस मामले में आगे होती है। दूसरा, और फॉर्मेटिंग नॉलेज में आपको क्या चाहिए होगा, चाहिए होगा कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए, सैप की नॉलेज होनी चाहिए, सैप्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, पिक्चर्स वगैरह की कैसे मैनिपुलेट करेंगे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला जिस कारण से आप कैलकुलेट कर सकेंगे अपने हिसाब से। हालांकि पिवट वगैरह का यूनिट भी होती है, लेकिन सिर्फ पिवट से हम डैशबोर्ड बना लें ये नहीं है। पिवट के साथ हमें फॉर्मेटिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, फंक्शन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा विजुअलाइजेशन, इट मीन चार्ट्स। या सिर्फ चार्ट ही विजुअलाइज नहीं करता। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरे पास दो दो फिगर्स आए। जैसे पहला कि 2020 2021 में सेल था, 2022 में सेल था। अब एक बड़ा सा नंबर, ठीक है, ठीक है। अब इस बड़े सो नंबर को मुझे दिखाना है कि किस महीने में ज्यादा सेल हुआ है, किस महीने में कम सेल हुआ है। राइट सर? तो अब इस पे हम चार्ट वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन हर बार, क्योंकि डैशबोर्ड का एरिया हमारे एक छोटे से एरिया में बहुत कुछ दिखाना होता है, इसलिए हर किसी के लिए हम बड़ा बड़ा चार्ट और बाकी चीजें करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो। तो इस केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पे मैंने आइकन लगा दिया सर। तो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन आपका लग गया। एक मिनट, सॉरी, मैं दो को सिलेक्ट करना था, 2024 को सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो इसमें फॉर्मेटिंग की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, ताकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मूला वगैरह अच्छे खासे अप्लाई कर सकते हैं। और सेम चीज पावर बीआई में, तो पावर बीआई में आइकन नहीं होता, पावर बीआई में कलर्स इंडिकेट करते हैं कि अगर ज्यादा हुआ तो रेड, नहीं तो ग्रीन, क्योंकि इसमें इसमें आइकन सिस्टम नहीं होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्पीडोमीटर और बहुत सारी चीजें भी मिलती है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो आपके पास फॉर्मेटिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और साथ में फॉर्मूले की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में चार्ट पे अच्छी पकड़ तो होनी ही चाहिए, चार्ट की अलग अलग फॉर्मेटिंग की पकड़ होनी चाहिए, और आपको बगैर चार्ट का भी रिपोर्ट अच्छा खासा बनाना आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में मैं जो दिखा रहा था आपको, एक रिपोर्ट में फॉर्मेटिंग दिखाया था आपको, ये वाली। अब इसमें जो ये फॉर्म, ये रिपोर्ट दिख रहा है आपको सर, इसमें किसी भी तरह का चार्ट का उपयोग किया गया है? नहीं किया गया। और इसी रिपोर्ट को मैं कोड करने की कोशिश कर रहा था यहाँ। ठीक है, नो एनी चार्ट्स। तो बिना चार्ट्स के भी रिपोर्ट कितना सुंदर लग रहा है क्या?
और इसके बाद थर्ड जो ये 3 चीज़ जो आपको रिपोर्ट बनाने की चाहिए। फिर रिपोर्ट 2 तरह की बनेगी, एक बनेगी स्टैटिक्स, दूसरा बनेगा डायनेमिक। स्टैटिक रिपोर्ट क्या है? स्टैटिक रिपोर्ट ये हुआ कि आपको रिपोर्ट बना के दे दी गई, बस वही रिपोर्ट रहेगा। जैसे ये रिपोर्ट आ गई, इसमें किसी तरह का केपीआई यूज किया गया है। जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे सिर्फ इसी का रिपोर्ट चाहिए, या 2020 का रिपोर्ट चाहिए, ईयर वाइज रिपोर्ट, ईयर में एक पर्टिकुलर मंथ का रिपोर्ट चाहिए, नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है सर। कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। तो केपीआई बोलते हैं, की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब अलग अलग इंडिकेटर से हम परफॉर्मेंस को जान सकें। जैसे यहाँ देखिए, इसमें इंडिकेटर है। जैसे मुझे देखना है फर्स्ट क्लास का, जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट क्लास, पूरी रिपोर्ट हमारी फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग आ जाएगी। मुझे कंज्यूमर देखनी है, जस्ट क्लिक ऑन द कंज्यूमर, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि जो आपके केपीआई है वो स्लाइसर से ही है, हम उसको डेटा वैलिडेशन बटन्स वगैरह से भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे डिफाइन हो जाता है कि पावर बीआई के लिए अलग सिस्टम है, गूगल सीट के अलग सिस्टम है, और आपका एक्सेल के अलग सिस्टम। विजुलाइजेशन तक तो मोस्टली सेम होता है, बट विजुलाइजेशन के बाद जो इंडिकेटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और डिफरेंट तरीके से फीचर्स किए जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग स्लाइसर इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे हम यहाँ पे अपने इस तरह के बटन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ओके, तो अब आप लोगों की जो क्लास जो चल रही है उसमें तो हम डैशबोर्ड कवर करेंगे, लेकिन उतना डीपली घुसेंगे नहीं, क्योंकि घुसेंगे क्योंकि डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड बनाने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है। अगर मैंने 20 डैशबोर्ड बनाया या 15 डैशबोर्ड बनाया, 30 घंटा तो डैशबोर्ड ही ले लेगा। तो इसलिए एक अलग हमारी बैच जो कि शुरू हो रही है मंडे से, मतलब ट्यूसडे से होगी, सॉरी, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ डैशबोर्ड। हमारा फोकस होगा सिर्फ डैशबोर्ड, जिसमें हम 20 अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी तीनों एप्लीकेशन, डैशबोर्ड, पावर बीआई, एक्सेल, पावर बीआई एंड गूगल सी। लेकिन आप लोग अगर डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं तो 3 चीजों पे फोकस कीजिएगा। आज की क्लास लेने का यही एक हमारा फंडा था कि आप तीनों चीज के ऊपर अच्छे से फोकस करें।